जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज हम लोग कैपेसिटर जो पढ़ रहे थे उसके अगले भाग पर आज बात करने वाले हैं। पिछले क्लास तक जैसा कि हम लोग जो है पिछला जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल के बारे में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम के बारे में पढ़ा था। उसके जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं तमाम बेसिक पॉइंट को हमने डिफाइन किया था। और हमें उम्मीद है कि वो तमाम बातें आप लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे, बढ़िया से उसको रिवाइज कर चुके होंगे। देखो, वो तमाम बातें जो डायलैक्ट्रिक्स के बारे में आपको बताया गया है वो बहुत बेसिक पॉइंट है और उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है कई बार ऑब्जेक्टिव्स में देखे गए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप उसके पूरे पोर्शन को तैयार कर लो ताकि उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न हो उसको बनाने में आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। आज हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बाद का जो भाग है कैपेसिटर में जो हमें पढ़ना है उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में जैसा कि आप याद करो जो चीज़ें हम लोगों ने बात किया था थोड़ा सा एक बार हम उस पर वापस चर्चा करना चाहेंगे ताकि हमारा जो पिछला और अगला दोनों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। अगर आपको ध्यान हो तो हमने शुरुआत किया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स, सीधे डाइलेक्ट्रिक्स बोल दो आप, यहां से शुरुआत किया था। इसको परावैद्युत आप बोले थे, है ना। और परावैद्युत जो था वो दो तरह का था, एक पोलर मॉलिक्यूल इसका होता था, पोलर। और एक जो आपका आता था ये आता था नॉन पोलर। एक आपका जो था वो क्या था, नॉन पोलर था। तो कुल मिलाकर के दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स थे और इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। इस डाइलेक्ट्रिक्स का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने कहा था। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में आप प्रावैद्युत नियतांक या प्रावैद्युतांक ये भी आप बोल सकते हो, है ना। इस शब्द का इस्तेमाल पिछले लेक्चर में हमने नहीं किया था लेकिन आप ये भी इसको बोल सकते हो। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली जो किसी माध्यम का होता है वो उस माध्यम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखें कि कुछ ही पॉइंट का अगर आप याद रखो, क्योंकि ऐसे भी देखो याद करने वाले जितने भी टर्म है उसको आप जितना चाहो रटना चाहो रट सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। काफ़ी उसका जो लिस्ट होते हैं वो अवेलेबल है, बहुत सारे किताबों में उसको दिया गया है। तो आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। कुछ बातें जो ज़्यादा पॉपुलर है जैसे कि हमने बताया भी था आप लोगों को, पानी का याद रखो, मेटल का याद रखो, एयर मीडियम या वैक्यूम का याद रखो। तो ये सब बातें हमने आपको बताया था और ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो पूछता है। और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया नहीं रहता है, वो आपको कहता है खुद ही याद करके आप इसको रखिए। तो कुल मिलाकर के इतना बात आप याद रखो। वैसे अलग अलग माध्यमों का अगर आप याद करना चाहते हो तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप उसको फिर से पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें। चलिए, अब एक जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट में चर्चा किया था उसका नाम था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये हमारा आखिरी टॉपिक था, पिछले क्लास का जो था आखिरी टॉपिक था। और इसको हम लोग हिंदी में जो बोले थे इसको हम लोग बोले थे परावैद्युत परावैद्युत सामर्थ, परावैद्युत सामर्थ। तो बेसिकली ये जो था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये बात बताया था आपको, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इसको आप हिंदी में बोलो तो अधिकतम अधिकतम विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। पिछले क्लास में हमने ये आपको बताया था। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इस मीडियम के ऊपर आपने विद्युत क्षेत्र डाला तो विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई तो ऐसा वैल्यू होगा जो प्लस माइनस चार्ज को, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होता है इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दे। तो जब ये सेपरेट कर देता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसको हम लोग बोलते हैं विभंजन, ठीक है। माने हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो बेसिकली उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट गया, जबकि ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति डेवलप हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप
मैक्सिमम जो होता है उससे ज़्यादा दे दिए तो वो टूट जाएगा, और टूट जाने के जो घटना होता है उसको हम लोग बोलते हैं विभंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी प्रावैद्युत विभंजन, उसका हम लोग नाम देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक बात किया था। वैसे अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप लोगे तो हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, माने प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है, या ये कह दो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान सहने का क्षमता होता है। ठीक है, हर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अलग अलग होता है। तो सभी मीडियम का अगर आप देखो, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युत नियतांक हमने बताया, अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी, यानी कि प्रावैद्युत सामर्थ्य भी सबका अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। लेकिन आपको सभी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक आप एयर मीडियम का याद रखो। कई बार जो है एयर मीडियम का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो पूछ चुका है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या इसी को आप जो है ना न्यूटन पर कूलम में भी मेजर कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो एक एयर मीडियम है, इस एयर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप याद रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे अगर आप चाहो अलग अलग माध्यम का भी हम याद करना चाहते हैं तो आप देखो बहुत सारे किताब में या लगभग तमाम किताब में कुछ लिस्ट बना करके मटेरियल का उसमें दे रखा होता है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी प्रावैद्युत सामर्थ्य कितना है, ये तमाम बातें जो है वो लिस्ट बना करके उसमें दे रखा है। लेकिन हमारे ख्याल से आप देख लो, ज़्यादा हमें इस पर जो है जोर लगा करके याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको आप याद कर लो, इसी से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, एयर मीडियम का एक ये होता है, अगर आप चाहो तो नोट कर लेना, इसको याद जरूर रखना। चलो अब आते हैं आज के मुद्दा पर। आज का मुद्दा क्या है, तो हम लोगों ने प्रावैद्युत के बारे में पूरा अच्छा से पढ़ लिया है कि प्रावैद्युत है क्या, उससे जुड़ा हुआ जितने भी बातें हैं, पोलराइजेशन वगैरह, ध्रुवण वगैरह, सब हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हमें बात करना है एक ऐसे संधारित्र की धारिता, एक ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में जिसके अंदर में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हो। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अगर हम लोग किसी संधारित्र के अंदर एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर भर देते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पर जो है एक कैपेसिटर है और हमने हेडिंग बना भी रखा है कि प्रावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता, उसको हमें निकालना है। यानी अगर कैपेसिटेंस हो निकालना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स का, तो उसी का फॉर्मूला हम लोग अभी जो है प्रूफ करने वाले हैं, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमें यह भी साथ में चेक करना है कि अगर आप इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर डाल देते हो, मान लो हम यहाँ पर कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है इसके अंदर डाल दिए, लेट अस सपोज यहाँ पर जो है हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है मान लो यहाँ से यहाँ तक भर दिए। ठीक है, पूरा जो जगह है उस जगह में हम भर दिए इस तरह से, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मान लो इसका जो कांस्टेंट है वो के है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये दिया रहेगा आपको, इसका कांस्टेंट इतना है। और यहाँ से आप मान के चलो, हम यहाँ पर जो है ये सपोज कर लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। दोनों प्लेट के दूरी का, प्लेटों के बीच का जो दूरी है वो डी है, और ये जो प्लेट आप बनाए हो इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, प्लेट का जो एरिया है वो ए है। क्योंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो हम लोग उसी पर यहाँ पर जो है अभी बात करने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा जो फार्मूला डिराइव हम करेंगे, इस फार्मूला में ध्यान रखना जो एक कॉमन कहते हैं ना कि कॉमन कॉन्सेप्ट होगा जो आएगा कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर भरे तो बताइए उसका धारिता बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा, ऐसा टाइप का जो प्रश्न आएगा ये कॉमन प्रश्न हो गया। माने वो किसी भी टाइप के कैपेसिटर के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम प्रूफ तो करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, लेकिन वो वैलिड सभी कैपेसिटर के लिए होगा। फार्मूला भले वैलिड ना हो, माने डायरेक्ट वैलिड ना हो, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़े, बदलाव करना पड़े, लेकिन याद रखिएगा वो जो माने क्वेश्चन पूछने का जो कॉमन जो पैटर्न है उस पैटर्न का जवाब जो है वो कॉमन ही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। तो हम लोग अभी तत्काल में पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात कर ले कि अगर इसको संधारित्र के अंदर में, इस संधारित्र के अंदर में अगर आपने एक प्रावैद्युत पदार्थ को डाल दिया है जिसका कांस्टेंट के है, तो हमें यह पता करना है कि इसका धारिता क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको प्रूफ करना है हमें। फिलहाल हमारा ये प्रश्न है पहला। ठीक है, याद करो आपको हमने इससे पहले बताया भी था कि पहले आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लो, फिर हम आपको बताएंगे कि ये पढ़ते क्यों हैं।
देखो, अगर कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल नहीं डालोगे तो पॉजिटिव निगेटिव के होने की वजह से प्लेट दोनों चिपक सकता है, दोनों जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बीच में होगा तो उसको वो रोक के रखेगा। तो एक काम तो ये है, लेकिन दूसरा काम इसके चार्ज के ऊपर में है, और वो बात हम आपको इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के बाद बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी प्रूफ कर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए आइए देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का वो कैसा आएगा। अभी हम लोग इस पर बात करते हैं। देखो, वैसे इसके ऊपर में माना कि जाना कि अगर आप लिखना चाहते हो तो वैसे ही लिख दो जैसे आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में लिखा था। ये काम आपका रहेगा, अभी ये जिम्मेवारी आपका रहेगा। हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला जैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, अगर आप उसी तरह से प्रूफ करते हो तो आपके लिए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा तैयार करना, क्योंकि हम बहुत सिंपल मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, अगर आपको धारिता चाहिए तो धारिता का एक ही फॉर्मूला है, Q बट्टा V। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, Q बोले तो चार्ज। तो अगर आपने एक प्लेट के ऊपर में कोई चार्ज दिया, लेट अस सपोज अगर एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया और वो चार्ज का डेंसिटी आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो इधर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इधर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो स्वाभाविक बात है कि दूसरा प्लेट के ऊपर में निगेटिव चार्ज आएगा। अब बीच में पहले क्या था कि बीच में कुछ नहीं था, अभी बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अब बोल रहा है कि क्या धारिता का फॉर्मूला वही रहेगा, ये चेंज करेगा? अगर चेंज करेगा तो कितना होगा ये हमें बताइए, यही फॉर्मूला हमें निकालना है। लेकिन कैपेसिटेंस निकालने का बेसिक जो फंडा है वो Q बट्टा V ही है। इसका मतलब आपका फिर से मजबूरी है कि पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, चूंकि यूनिफॉर्म है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे E इंटू डी। अब कहोगे E कहाँ से लाए, तो एक बात बताओ, आपको पहले ही हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बट्टा दोनों या दूरी, या सीधे बोल दो दोनों प्लेटों के बीच का दूरी, या सीधे बोल दो दूरी, है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है, या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आप बताइए, पोटेंशियल निकालना हो तो E इंटू एक्स बोल सकते हैं। इजी वे में ये फॉर्मूला लगाओ और पोटेंशियल आ जाएगा। और पोटेंशियल अगर आ गया तो बहुत सामान्य तरीका से आप धारिता भी निकाल सकते हैं। बहुत भारी बात नहीं है ये, इसको इजी वे में जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो पहले इसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। और हम आपको पहले ही बोल रखे हैं कि इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो होता है। ये बात हमने आपको पहले ही बताया है, ये बात समझ रहे हो आप? तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, यानी कि प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यही हमको निकालना है। वैसे हमने आपको पहले बता रखा है फॉर्मूला कि दो प्लेटों माने अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है तो प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो होता है। लेकिन जरा सोच करके देख लीजिए, प्लेटों के बीच में जो है ना, केवल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप हवा मीडियम के लिए निकाल तो रहे नहीं हो, तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो केवल लगाओगे तो वो सही तो है नहीं। तो अब अगर आप देखोगे ना गौर से, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, हमने जो जगह थोड़ा सा आपको खाली जो दिखा रखा है वो केवल चार्ज के प्रेजेंस को दिखाने के लिए, लेकिन इसमें याद रखिएगा ये पूरा का पूरा हम भर रखें। इसका मतलब इसके बीच का कोई भी स्पेस में जो है एयर मीडियम है नहीं, इसके बीच में क्या है, केवल डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर केवल है तो अब इस मीडियम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो नेट वैल्यू होता है, जो इसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कि बाहर से दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बाहर से आप देते हो, और डिवाइड बाय उसका जो माइनस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाते हैं। हमने आपको एक बात बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, हमने आपको एक बात बताया था
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना वो बराबर होता है बाहर से दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए इस मीडियम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या बाहर से दिया गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या केवल पोलराइज होगा, तो याद रखिएगा अंदर में केवल और केवल जो होता है ना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, केवल पोलराइज नहीं होता है, या केवल जो है बाहर से दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। माने टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना सब कंबाइन करके जो वैल्यू आता है नेट वो इसके अंदर में रहेगा। इसका मतलब आप यहां पर नेट जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस वाले फंडा का आप अगर इस्तेमाल करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बाहर से दिया गया जो भी विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ये चार्ज आपने दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो विद्युत क्षेत्र होगा, और बट्टा में क्या होगा के, यानी कि आपको यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई और बट्टा के ये लगाना पड़ेगा। ये बात समझ गए कहां से हमने ये बात लाया है, और नहीं हो तो यहां पर आप ये साइड में चुकी में करके लिख सकते हो, क्योंकि के का जो मान आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दिया गया और बट्टा जो भी इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों के रेशियो को हम के बोलते हैं। और हमें इस प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्यों? क्योंकि इन प्लेटों के बीच का विभवांतर अब निकालना है। इससे पहले हमारे लिए बड़ा सिंपल था, सीधा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो कर दो, हवा मीडियम के लिए कहानी खत्म। और बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो होगा, बाहर से ई का वैल्यू जो होगा वो तो अभी भी सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो होगा, क्योंकि बाहर जो है वो एयर मीडियम है, तो बाहर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, लेकिन टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगा अगर आप वो लिखोगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो आएगा वो आएगा सिग्मा बट्टा के इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब कहोगे ये वैल्यू कहां से आप ले आओ, तो एक बात याद रखना, इसको पहले इक्वेशन 1 मान लो। एक बात याद रखना, क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे आप वो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो होगा, ये चर्चा अभी हम थोड़ा देर पहले किए भी हैं आपके साथ। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वही रहा जो पहले था? बिल्कुल नहीं। पहले जो विद्युत क्षेत्र आप निकालते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिस समय बीच का माध्यम एयर था, उस समय केवल सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो आप लिखते थे। और अब हम इस हम इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए, परावैद्युत माध्यम डाल दिए, तो याद रखना इसके माध्यम के अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा वो ये आएगा, ना कि ये आएगा। समझ गए? हाँ, ये बात सही है कि इसी के हेल्प से हम टोटल नेट वैल्यू निकाले हैं, लेकिन निकालने का तरीका जो है वो ये रहेगा, वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये विद्युत क्षेत्र की वजह से दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम ये बात यहां पर लिखेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस 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 बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर ये प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कैसे निकालोगे? हमने आपको अभी बताया है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, या सीधे तौर पे यहां पर x कर लो, लेकिन ध्यान रहे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रखना, और ये जो दूरी होगा ना ये दूरी बेसिकली दोनों प्लेटों के बीच लिखा जाता है। अगर आपको ये बात भी ना याद हो तो यहाँ पर साइड में लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बट्टा एक्स होता है जब यूनिफॉर्म माने यूनिफॉर्म तरीका से जब आपको ये सारा वैल्यू दिया रहे तो उस समय यही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक ना, तो चलो यहां पर वैल्यू को पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अगर आप विभवांतर निकालना चाहते हो तो आपका यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले पुट करना पड़ेगा, सिग्मा बट्टा के इंटू एप्सिलॉन जीरो रखना पड़ेगा, और x के जगह पर आपको दोनों प्लेटों के बीच का दूरी रखना पड़ेगा, तो ये आपका विभवांतर दे देगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो ये विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच का निकल गया। अब हमारा काम आसान हो गया, अब करना कुछ नहीं, केवल इसी पोटेंशियल का सहारा लेना है और हमें निकाल देना है कैपेसिटेंस। ठीक है, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अब जो है ना, अब
संधारित्र संधारित्र की धारिता। अब जो है संधारित्र की धारिता वो निकालना है। तो C बराबर तो एक ही फॉर्मूला है, Q बट्टा क्या होता है भाई, कि V होता है। यही तो फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा जुबान पे याद रहना चाहिए। और चार्ज का वैल्यू अगर आप कोई प्लेट पर, एक मान लीजिए इस तरह से कोई प्लेट है, इस पर चार्ज डेंसिटी अगर आपने सिग्मा दे रखा है, इसका प्लेट एरिया ए है, तो सीधी सी बात है सिग्मा बराबर आपने पढ़ा था चार्ज पर यूनिट एरिया। यही तो होता है सिग्मा का मतलब, माने क्षेत्रफल आवेश घनत्व तो बोलते हैं इसको। ये सब बात इतना पुराना हो चुका है कि हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज बराबर क्यू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ से वैल्यू को उठा करके रखेंगे। पहले तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू को उठा के रखेंगे, और 2 से हमने पोटेंशियल का वैल्यू उठा के रखना है, ठीक है, विभवांतर का। तो C बराबर इसके जगह पे रखेंगे सिग्मा इंटू एरिया, और इसके जगह पे पिछला जो था वो था सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0 के और साथ में D। यही था फॉर्मूला। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो यहाँ पर आप अपना लिख लेना, चूंकि चार्ज बराबर होता है सिग्मा इंटू एरिया। ये बात वैसे हम लिख रहे हैं लेकिन जरूरत नहीं होता है। तो C बराबर अगर आप देखोगे नीचे वाला बट्टा ऊपर जाएगा, तो K इंटू एप्सिलॉन 0। अच्छा कुछ और छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, सही है, एरिया और बट्टा में D। ये हमारा संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आएगा। और अगर इस फॉर्मूला को पहले वाले फॉर्मूला के साथ कंपेयर कीजिए आप, अगर हम इसी में जो हमारा कैपेसिटर है इसके बीच में अगर हम लोग एयर मीडियम रखे थे, तो हमारा कैपेसिटेंस का, एयर मीडियम में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था वो आया था एप्सिलॉन 0 एरिया और बट्टा में D। अगर आप इसी को ना, एयर मीडियम में जो कैपेसिटेंस होता है इसको अगर आप C0 बोल दो, C0 थोड़ा देर के लिए मान लो, हवा माध्यम में या शुरुआती दौर में जो धारिता का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन 0 एरिया और बट्टा में D आया था, ये हमारा फॉर्मूला आया था शुरुआती दौर में, है ना। तो अब अगर इसके साथ कंपेयर करोगे डाइलेक्ट्रिक्स के साथ, अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे, मान लो इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं और इसको अगर इक्वेशन बी मान लेते हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी जो समीकरण है इसके बीच में अगर तुलना करो, तो तुलना करने से हमें मिलेगा ये कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो धारिता कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो के टाइम, और एयर मीडियम में जो धारिता आता है उसका उतना गुना होगा, के टाइम गुना होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम गुना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले के धारिता में के मल्टीप्लाई हो गया, और के का वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो इसका वैल्यू 1 से अधिक होता है हमेशा। के का वैल्यू 1 से क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे उसका नंबर बेसिकली मल्टीप्लाई होने के बाद बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो बताइए धारिता बढ़ेगा कि घटेगा? निश्चित तौर पे बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर में, इस इक्वेशन से आप थोड़ा सा अच्छा से समझ सकते हो कि किसी भी संधारित्र के अंदर में, कोई भी संधारित्र हो, अगर इस संधारित्र के अंदर में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है, इंसर्ट किया है, रखा है, तो उस केस में उस संधारित्र का धारिता बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर आपने ऐसा किया है तो इस संधारित्र का धारिता क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या बात समझ में आया? जो बात आपको हमने बताया है, हमारे ख्याल से ये तमाम बातें आप समझ चुके होंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। एक बात तो ये है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आप इसी में कुछ भाषा ऐड करना चाहते हो तो हमने पहले ही कहा है, भाषा आप अपना मर्जी से जो फिगर में दिख रहा है वो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सिंपल सा बात है, कुछ काम में जो है आप अपने से करना अब स्टार्ट कर दो कम से कम, है ना। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर के आखिरी पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं कुछ दिन के अंदर में। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इन तमाम बातों को शुरू से तैयार करते चलोगे, आखिर में कभी दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। हम आपको आखिर तक पढ़ाएंगे, ये बात आप समझ लो। आपको हम आखिरी तक जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और आखिरी में पहले से ही हम आप सभी को निमंत्रण दे रहे हैं, आप सभी लोग जुड़े रहिए,
ठीक है, आखिरी दौर में जब हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तो उस सीरीज का फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, हम आपको गारंटी दिलाते हैं 35 में अगर आपने शुरू से पूरा बढ़िया से तैयारी किया 35 में 35 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हम उस लेवल का तैयारी आपको करवाएंगे। चलो जी, देख लो आप यहाँ से, ये था आपका दूसरा स्लाइड, और ये स्लाइड का तो पीडीएफ आपको पहले ही हम बता रखे हैं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन पीडीएफ जो है, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, वैसे हमारे ख्याल से पीडीएफ से ज़्यादा बढ़िया होता है कि आप वीडियो लेक्चर देखो और देखते समय ही आप नोट्स बना लो, ज़्यादा सही है। वैसे सबका अपना अपना तरीका है, जैसे भी आप बनाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल इस बात से मतलब है कि आपका तैयारी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, आप बढ़िया से तैयार रहो। तो ये हमारा पूरा जो है अभी का कहानी था, और हमारे ख्याल से आपने ये बात समझ रखा है। अच्छा, अभी जो है क्या बोले आपको, धारिता बढ़ जाएगा कब, जब किसी कैपेसिटर के अंदर में आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे। तो ये फायदा हुआ ना, पिछले क्लास में हमने आपको कहा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्राविद्युत माध्यम पहले आप पढ़ लो, फिर आपको आगे जाकर के हम बताएंगे कि इसका फायदा क्या है, संधारित्र में, कैपेसिटर में आप इसका जो है प्रयोग कहाँ करोगे। ये तमाम बातें जो है हम आपको बताएंगे निश्चित तौर पर। तो ये चीजें हम आपको अब जो है मैंने दिखा रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं आप देख भी सकते हो कि ये तमाम चीजें जो है आपको क्लियर कर जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा इसमें फायदा क्या है। ठीक है, चलिए अब अगला जो पॉइंट है ना, हम उस पॉइंट पर आते हैं, और एक पॉइंट और यहाँ पर हम लोग जो है अभी डिराइव करेंगे, माने एक और फार्मूला हम अभी जो है प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन ये फार्मूला जो होगा पिछला फार्मूला से थोड़ा अलग होगा। ठीक है, लेकिन तरीका जो हमारा होगा ना, वो तरीका हमारा बड़ा ही सिंपल होगा, जो आपको तैयार करवाने में बहुत अच्छा से सुविधा प्रदान कर सके। ठीक है, तो इसका भी भाषा लिखने का जो तरीका होगा वो तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रश्न जो होता है हमारे ख्याल से कभी कभार जो है वो 5 नंबर में जो है वो पूछ देता है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन हम इसमें वीवीआई करवा दे रहे हैं, क्योंकि बहुतों बार हमने देखा है इसको जो है 5 नंबर में भी इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए पूछ दिया है, और हम चाहते हैं कि ये तमाम फार्मूला आप पहले से तैयार करके रखो। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको भी बढ़िया से समझते हैं, एकदम मस्त तरीका से इसको भी बढ़िया से जो है समझ लेते हैं कि है क्या एक्चुअल में। चलो देखो, क्वेश्चन तो आप हेडिंग पहले पढ़ लो, हेडिंग में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक जो कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर के अंदर में एक हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरेंगे। तो इसमें नया बात क्या है, इससे पहले भी भरे थे, लेकिन नया बात यह है कि इसमें पूरा नहीं भरेंगे, इसमें पार्शियली फिल्ड रहेगा, यानी आंशिक रूप में, या आंशिक, यहां पर जो है ये एक वर्ड छूट गया है, आंशिक रूप में। ठीक है, यहां पे आप अपना लगा लेना, आंशिक रूप में परावैद्युत से भरे समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता हमें अभी फिलहाल निकालना है, और वो क्या होगा वही फॉर्मूला अभी देखना है हमें। तो देखो, हम अभी जो है वो फॉर्मूला आपके सामने निकाल रहे हैं। देखिए, फिर से हमारे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मान लेते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो माध्यम है ना, इस माध्यम का मोटाई जो है मान लो टी है, वैसे आप जो भी मानना चाहो मान सकते हो, और टोटल प्लेटों के बीच का जो दूरी है उसको हम डी मान लेते हैं। क्लियर है पॉइंट, प्लेटों के बीच का जो दूरी है वो डी है, और जो मीडियम आपने रखा है उसका मोटाई जो है वो टी है, टी। ठीक है, टी हमने मान रखा है। क्लियर है पॉइंट। अब हमसे बोला ये गया है कि हमारा ये जो मीडियम यहाँ पर जो अब आ गया, इस मीडियम की वजह से इसको जो है थोड़ा हाईलाइट कर लो, आप दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर लो। ठीक ना, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, ये है। ये चीजें जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब बात यह है कि हमको फिर से धारिता का फॉर्मूला निकालना है, लेकिन इस बार जो धारिता का फॉर्मूला आएगा वो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण आएगा, यानी आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, माने डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने भरा है दो प्लेटों के बीच में। लेकिन अभी भी मुद्दा वही है, ध्यान रखना, अभी भी मुद्दा क्या है, प्लेटों के बीच का दूरी जो है वो डी है, एरिया जो प्लेट का है वो प्लेट का एरिया ए है। मान लो इसका जो एरिया है वो एरिया जो है प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो है कितना है, ए है। अगर आपने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो सीधी सी बात है दूसरा प्लेट जो होगा वो निगेटिव चार्ज लेके बैठेगा। एक पर प्लस सिग्मा है तो दूसरा पर माइनस सिग्मा होगा। ये बड़ा सिंपल सा और सामान्य सा बात है जो हर किसी को ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसका
कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बार बार ये बात को हम दोहरा रहे हैं कि आपको पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल अगर आपने निकाल लिया तो सीधी सी बात है, कैपेसिटेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q बट्टा V लगाओ, आंसर पाओ, साधारण बात है। लेकिन आपका मेन काम ये होता है निकालना भी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ये आपका निकालना जो है सबसे मुख्य जो आपका काम है वो यही है। और इस समय हमें पोटेंशियल निकालने के लिए दो मीडियम से गुजरना पड़ेगा। देखो एक तो आपका जो है बीच में जो खाली जगह है इसको बोलेंगे ये एयर मीडियम है, और एक जो आपका है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एयर मीडियम दोनों को मिला करके जो आएगा वो आएगा नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो हम यहां पर सीधे तौर पे लिख देते हैं नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, प्लेटों के बीच जो है कुल विभवांतर, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, विभवांतर। देखो पहली बात तो आप ये समझ लो कि प्लेटों के बीच का जो कुल विभवांतर होगा वो इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि विभवांतर दो भाग में बटा हुआ है। एक तो एयर मीडियम में जो विभवांतर आएगा वो रहेगा, और एक जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो विभवांतर आएगा वो रहेगा। और दोनों विभवांतर को अगर आप जोड़ दो, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्ट इसको पोटेंशियल को अगर जोड़ दो तो वही आपका क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा। और हमें नेट पोटेंशियल ही चाहिए क्योंकि नेट पोटेंशियल अगर आपका नहीं निकला तो Q बट्टा भी आप लगा नहीं सकते हो फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला को लगाने के लिए अभी ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये लगा देना है। चलो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाते हैं और आपको वहां तक जो इसका फाइनल रिजल्ट है वहां तक आपको लेके चलते हैं। बाकी माना कि जाना कि जो भी लिखना है वो आप अपनी भाषा में खुद से अरेंज करके लिखना। ठीक है, ये काम आपको दे रहे हैं, छोटा छोटा काम, क्योंकि आपको शुरू से हम सारा डायग्राम वगैरह बता करके चलते आ रहे हैं। तो अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया इतना क्लास तक में आ जाना चाहिए कि हम कैसे वो भाषा लिखते हैं। ठीक ना, तो थोड़ा सा ये काम आप जो है आप अपने दिमाग लगाओ और थोड़ा ये काम करना आप शुरू कर दो। ठीक है, तो चलो पहले हम आपको निकाल के बताते हैं कि डिराइव कैसे करते हैं। देखो एयर मीडियम के लिए चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए किसी के लिए अगर विभवांतर का फॉर्मूला लिखोगे तब विभवांतर का जो फॉर्मूला आपका आता है E इंटू डी या E इंटू जो भी L होगा, X होगा, जो भी आप लिखना चाहो लिखो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर मीडियम के लिखोगे तो बाहर से जो माने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, बाहर से दिया गया जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोगे, या सीधे तौर पे बोल दो एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दो। एक्सटर्नल जो होता है वही जिसका हमने आपको जिक्र किया पहले भी बताया है, हालांकि यहाँ पर ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, उधर लिख लेंगे। सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो उसका वैल्यू होता है। अच्छा एयर मीडियम का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, देखो हवा का लेंथ ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली जगह, तो टोटल डी में से अगर टी घटा दो तो जो खाली जगह बच गया वही एयर का डिस्टेंस होगा एयर मीडियम का। तो हम यहाँ से डी माइनस टी कर लेते हैं, सही रहेगा, एकदम सही है ये। और ये फार्मूला आप देखे हो, इसीलिए नहीं हो तो यहाँ पर लिख लेना, चूंकि हम लोग पोटेंशियल बराबर फार्मूला पर है E इंटू एक्स, यही फार्मूला से हम तोड़ करके इसको लिख रहे हैं, प्लस फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लिखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको नेट लेना पड़ेगा। मीडियम के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बात आप भूलना नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मोटाई, तो आप यहाँ पर टी लगा दो, सही है। मीडियम के अंदर में जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप यहाँ पर ये डाल दो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेट निकालने के लिए, नेट भी निकालने के लिए एयर मीडियम के लिए आपका जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और ये तो आपका जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ से रहेगा ही रहेगा। अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम निकाल के आपको दिखाए थे, लिख देते हैं फिर हम देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। यही फॉर्मूला हमने लिखा था, सिग्मा बट्टा के इंटू एप्सिलॉन जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने आपको लिखा था, अभी थोड़ा देर पहले स्लाइड में बताया था। नहीं हो तो ये बात भी यहाँ पर लिख लेना, एयर मीडियम के लिए हमारा जो होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो होता है। एंड कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इसका फॉर्मूला आपका आया था सिग्मा बट्टा के इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला आया था। अच्छा इसमें से अगर हम चाहे तो कुछ चीज को कॉमन कर सकते हैं, इसको अगर आप चाहो जो दोनों में आ जाए वो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने वाला टर्म क्या है भाई, देखो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन जीरो दोनों में पाया गया, दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे
डी माइनस टी प्लस यहां से बचेगा टी बट्टा के, यही तो हमारा बचेगा। तो ये पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। ये जो हमारे पास ये जो दिख रहा है ये इक्वेशन, तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या चीज को बता रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, और ये हमें विभवांतर बता रहा है, नेट विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच। तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ऐसा क्यों आया, क्योंकि प्लेटों के बीच में माध्यम दो तरह का है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और एक एयर मीडियम है, इसीलिए ऐसा आया। तो जैसा भी आवे हमको निकालना है धारिता का फॉर्मूला। तो अगर पार्शियली फिल्ड हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला का तरीका जो निकालने का है वो ऐसा रखेंगे, और अब फॉर्मूला पर बात करेंगे। देखो हम यहां पर लिखेंगे नाउ, या सीधे तौर पर लिखेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है, एकदम फेमस फॉर्मूला है Q बट्टा भी, और यहां पर भी का वैल्यू नेट वैल्यू लेना है। तो सीधे उठाइए इक्वेशन नंबर 1 को और इस पर रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को उठाते हैं और यहां पर पुट कर देते हैं। अच्छा एक और बात फिर से यहां पर करना है आपके साथ, कि फिर से Q का वैल्यू आप क्या सिग्मा इंटू एरिया नहीं लिख सकते हो, फिर से वही बात लिखना है। और भी का वैल्यू आपने लिखा है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन 0, और साथ में समीकरण 1 में जो वैल्यू है हमें याद है, ये चीजें आप देख लो, यही ना रहा, देख लो प्लस टी अपॉन के, ऐसा ही आया था, ये वैल्यू आया था। तो इसमें अगर आप फिर से गौर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि सिग्मा और सिग्मा कट जाता है। तो सी बराबर आपका फिर से ये एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन 0 एरिया, और बट्टा में ये फॉर्मूला आपको जो है यहाँ से दे देगा डी माइनस टी प्लस टी बट्टा के, ये हमारा फॉर्मूला दे देगा। और ये फॉर्मूला जो आया है पार्शियली फिल्ड, माने आंशिक रूप से जब किसी संधारित्र के अंदर में अगर आप कोई परावैद्युत पदार्थ अगर आप डालते हो तो उस केस में उसका धारिता का फॉर्मूला जो है वो ये आएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, माने आप जो है ना ऐसा भी काम कर सकते हैं कि कोई हमारे पास अगर कैपेसिटर है, मान लो हम आपको ये बोले कि मान लीजिए हमारे पास जो है एक कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर के अंदर में हम मल्टीपल टाइप के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिए, उसका मोटाई अलग अलग है लेकिन पार्शियली हम भर दिए। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे डाल दिए, एक मान लो आप यहाँ पर डाल दिए, और भी डाल दो, ठीक है, इसका K1 डाल दो, इसका K2 डाल दो। तो इस प्रकार से अगर एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दे तो उसका भी धारिता का फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ होगा। मान लो इसका मोटाई T1 है, इसका मोटाई T2 है, टोटल मोटाई D है, तो आप इसका धारिता का फॉर्मूला ना इसी फॉर्मूला के अंदर में जो बातें छुपा हुआ है उसके आधार पर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो हम क्या किए थे कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखे थे, एक केबल रखे थे, तो हमारा फॉर्मूला बोला एप्सिलॉन 0 एरिया तो आपका फिक्स रहेगा डी माइनस टी, यानी कि जो टोटल दूरी है उसमें से आप इसका मोटाई को घटाओगे, अगर 2 गो मोटाई है तो 2 गो को घटाओगे, 3 गो मोटाई है तो 3 गो को घटाओगे, यानी डी से उन तमाम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मोटाई को आप घटाओगे जितने मीडियम आपको दे रखा होगा इसके अंदर में, तो आप उतना को घटाओ। ये फॉर्मूला का ही एक भाग है, तो हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं, सामान्य इसको माने सामान्य फॉर्मूला के रूप में बदलना चाहते हैं। एक से अधिक अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया रहे, परावैद्युत माध्यम दिया रहे, तब आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आपको हम रास्ता बता रहे हैं। तो आप इसमें से क्या करें, डी में से मोटाई यानी टी घटा रहे हैं, माने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो मोटाई है उसको आप घटा रहे हैं। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं, प्लस जो मोटाई है उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भागा दे करके वापस जोड़ रहे हैं। तो अगर एगो है तो टी बट्टा के यानी टी बट्टा के एगो जोड़े, और दूगो रहता जैसे मान लो एगो है T1 और K1, तो T1 बट्टा K1, दूगो रहेगा तो T1 प्लस T1 बट्टा K2, ऐसे करके उसको आप जोड़ दोगे तो हमारा जनरलाइज फार्मूला कैसा बनेगा, एप्सिलॉन 0 एरिया बट्टा, देखो डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस आप जितना टर्म देना चाहते हो दे दो, ठीक है।
T1 माइनस T2 माइनस जो भी है सबको D में से क्या करना है, घटा देना है, प्लस फिर क्या करना है, सबको T1 बट्टा K1 यानी कि उसका मोटाई या बट्टा कांस्टेंट, प्लस दूसरा का मोटाई और बट्टा कांस्टेंट, प्लस और भी अगर है तो उसको और भी ऐड कर दो। और जो भी है ऐसा अगर आप करके लिख देते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संधारित्र की धारिता। लेकिन एक नहीं, एक से अधिक अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर डाला है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर कोई बोले कि अगर हम फॉर्मूला में ऐसा क्वेश्चन में ये कहें पार्शियली फिल्ड ना करें, पूरा भर दें, पूरा भर दें, तो जब पूरा भर दोगे तो डी जो होगा वो टी के बराबर हो जाएगा, और डी और टी के बराबर कर दोगे तो फॉर्मूला वही आपका वापस आ जाएगा जो फॉर्मूला आपको हमने पहले बताया था। अगर आप डी और टी को बराबर कर दो तो ये हो जाएगा जीरो आपका, ठीक ना। अगर आप डी और टी को बराबर कर दो तो वही आ जाएगा जो ये जीरो हो जाएगा पहले, तो डी हो जाएगा के ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमने पहले प्रूफ करके दिया है, देख लो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने आपको पहले दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा भर के दे और तब पूछे धारिता निकालने का तो फॉर्मूला हम पहले प्रूफ कर दिए। और अगर पार्शियली फिल्ड करके आपको देना कि पार्शियली माने आंशिक रूप से इसके अंदर में प्रावैद्युत पदार्थ हमने भर रखा है, तो आंशिक रूप से जब प्रावैद्युत पदार्थ भर रखा है तो धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला आपके सामने अभी आ चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं, हमने ये फॉर्मूला आपको बता दिया। और सबसे खास बात यह है कि इसको प्रूफ करने का तरीका हमने आपके सामने जो रखा है बड़ा सिंपल तरीका रखा है। इसको इजी वे में जो है ना इस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है, ज़्यादा इसमें मशक्कत करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है बात। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे जो हमने आपको बताया है। ये तमाम चीज़ें अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसका पीडीएफ जो है हम आपको फिर प्रोवाइड कर ही देंगे, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ को छोड़ेंगे, पीडीएफ भी आपको दे देंगे। लेकिन जो लोग अभी ही तैयारी करना चाहते हैं, अभी ही इसको लिखना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको तैयार कीजिए ढंग से, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक क्वेश्चन है इस पर हम पहले आपके साथ जो है बात कर लेते हैं। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे, बड़ा आसान सा बात है। क्वेश्चन का क्या हिंदी क्या इंग्लिश, देखो एक बात तो यह है कि न्यूमेरिकल हम थोड़ा कम कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल कम करवाने का उद्देश्य आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन मूलतः कर रहे हैं। तो बोर्ड में थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो ज़्यादातर पूछता है, तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर हम ज़्यादा जोर डाल भी नहीं रहे हैं, ठीक ना। और आपसे हम कह भी नहीं रहे हैं कुछ टाइप के न्यूमेरिकल को बनाओ, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल या एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है उसको आप निश्चित तौर पे बनाइए। ये न्यूमेरिकल जो होता है अक्सर देखा गया फार्मूला पुटिंग होता है, माने उसमें ज़्यादा विशेष कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होता है, सामान्य आप जो फार्मूला जानते हो फार्मूला अप्लाई करो वो बन जाता है, ठीक ना। और जो विशेष उसमें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह लगाना पड़े तो मान के चलो उसमें आपको केवल ये करना पड़ता है, 2-3 फार्मूला का अप्लाई करना पड़ता है एक प्रश्नों को हल करने के लिए। तो उसको माने हम ये नहीं कहेंगे कि वैसा टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछेगा ही, वैसा टाइप का जनरली बोर्ड जो है नहीं पूछता है। बोर्ड जो पूछता है वो सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा जो है अप्लाई हो, तो वैसे प्रश्न ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। हाँ, वो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो होते हैं अब जो है बिहार बोर्ड उस टाइप का पूछता नहीं है। खैर आपके सामने हमने एक प्रश्न रखा है, आपको पहले हम समझा देते हैं, जो हिंदी माध्यम से है उनको भी क्लियरली समझ में आएगा, और जो इंग्लिश माध्यम से है उनका तो ये समझ में आना ही है, नहीं भी है तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो प्लेट का एरिया है ये हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ये हालांकि क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में हम क्या किए ना कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए, जिसका कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो है 6, ये दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। प्रश्न में दे रखा है कि एक मीडियम आपने भर दिया, इस मीडियम का जो कांस्टेंट है वो 6 है, और ये 1 mm इसका जो है मोटाई है, ये भी दे रखा है हमें। हमसे बोल रखा है कि अब बताइए इसका धारिता क्या होगा। देखो तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने डाल रखा है ना, तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट आपको बताया है, के एप्सिलॉन 0 एरिया और बट्टा में डी, ये हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला से अब इसको सॉल्व करोगे तो सी बराबर, देखो एक काम तो आपको करना पड़ेगा कि एरिया जो है वो सीजीएस में है, इसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
लंबाई जो है वो भी आपका दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, ये सीजीएस यूनिट में है। आप इसको क्या बोलते हैं, एमएम में दे रखा है, उसको भी एसआई मात्रक में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो डाटा रखेंगे उस डाटा के बारे में ध्यान रखेंगे। पहले तो के का वैल्यू 6 है, डाल दो। के का वैल्यू 6 है, डाल दो। एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आपको पता है 8.854, नहीं हो तो 85 तक ही रखो, 10⁻12। और एरिया के बारे में यहां से जो है लिखना है 20 × 20 यानी 400 और गुने सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ना उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 करना पड़ेगा। देखो 1 सेंटीमीटर माने 10⁻⁻2, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो -2, 2 बार तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। सही है बात। और बट्टा, बट्टा में अब क्या करना है, बीच का दूरी, तो दूरी है 1 mm, mm का मतलब होता है 10⁻³ अब इसी को गुना भाग कर देना है, जो आएगा सो आंसर। तो चलिए पहले तो हम आपको यहां से जो है 6 और इंटू, एक काम करो इसको आप हटाओ, यहां से डबल शून्य लगाओ, ये डबल डबल को काट दो, ठीक है, ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई करे और इसको मल्टीप्लाई करो। 4 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, 8 चौक 32 और 3 35, इतना आएगा। और ये 10 के पावर जो भी है उसको हम ऊपर ले चलते हैं। चलो तो 10 के पावर ऊपर ले चलेंगे, 3 है तो -4 और -12 -16, तो -16 को आप यहाँ से 3 अगर घटाओगे माने जोड़ोगे तो स्वाभाविक बात है -13 बचेगा, इतना फैराड आएगा। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ई बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 आएगा, 6 5 30, 30 और 2 32 आएगा, 6 का 18 और 18 और 3 21 आएगा, इतना। और गुने 10 के पावर -12 फैराड। 12 क्यों लिखे, क्योंकि एगो शून्य इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एगो जो है 13 से -12 हो जाएगा, यानी कि आपका 2124 पिको फैराड, ये आपका आंसर आएगा। 10 के पावर -12 को पिको फैराड बोलते हैं, तो आप इतना पिको फैराड ला दो, यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा इससे जुड़ा हुआ, वो क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा ही होगा। इससे ज्यादा टफ टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे जनरली पूछता नहीं है बोर्ड का एग्जाम, समझ गए बात को। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को अगर आप बना लेते हो तो ये काफी है, ये आपको जो है अच्छा खासा नंबर दिलवा देगा, आपको बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर को यहीं पर हम रखेंगे, और जो मुद्दा आज आपके सामने हमने रखा है, अगर आप इस तमाम चीजों को तैयार कर लेते हो तो समझ लो इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है वो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, और आप यकीन मानो यहां से क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता। ऐसे टॉपिकों से जो क्वेश्चन है आप देखिएगा बहुतों बार देखा गया है, यानी 10 बार एग्जाम हुआ तो 9 बार उसमें से क्वेश्चन इधर वाले टाइप से क्वेश्चन से रहा ही रहा है, ठीक है। तो इन तमाम बात को फिर से आपको एक बार हम याद दिलाना चाहेंगे, ये तमाम चीजों को आप तैयार कर लो, ये सब टॉपिक जो है आपको बहुत काम आएगा। और भाषा की बात रहा तो भाषा आप खुद से एक बार जरूर लिखना और बताना कि आपने जो लिखा है ये आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है ना अगर नहीं हो तो फिर अगले क्लास से हम लिखवाना शुरू कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं आपको तैयार करना, ना कि आपको जो है एक लिस्ट बना करके कॉपी बनवा दे और वो चीजें आप केवल जो है कॉपी में नोट करके रख लो, बात खत्म हो जाए। हम आपको तैयार करवाना चाहते हैं, ठीक ना। तो आज का लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इलेक्ट्रोस्टैट जो है अब खत्म होने वाला है, माने बहुत कम बातें हैं बचा हुआ जो आपको बताना है हमें, जिसमें 1D ग्राफ जनरेटर भी एक बचा हुआ है जो हमें बताना है, उस पर हम आपके साथ बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी चूंकि इसको समाप्त करने वाले हैं तो आप याद रखें ये तमाम चीजें जो है ना अच्छे से तैयार कर लो आप, ठीक है। ये तमाम बातें आप अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये तमाम बातें अगर आपका तैयार रहेगा, इलेक्ट्रोस्टेट तैयार रहेगा, एक चीज खत्म माने आपका बोझ हल्का रहेगा, ठीक है। नहीं तो आखिरी दौर में ये सब का सब एक बार में आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वहां से जाइए आप इसको डाउनलोड कीजिए, अगर बनाना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख लेना। वैसे
अगर आपने साथ में बना लिया है तो आपके लिए वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अब आपके साथ अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें। तब तक आप लोग सभी लोग तैयारी करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।